हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी हम शुरू करेंगे इसमें 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। ये क्लास हमारी डेली 7 AM पर आती है और किसी कारणवश यदि क्लास नहीं आती है तो हम जल्दी से जल्दी इसे कवर कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपकी आज की करंट अफेयर्स में हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, या फिर चुना गया है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को या विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को? तो देखिए ये चुना गया है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। तो देखिए इनको जो है इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुना गया है। ये हमारे प्रमुख जो है अंतरिक्ष यात्री होंगे। और जो शुभांशु शुक्ला हैं ये भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। कौन है? देखिए इंडिया गगनयान एस्ट्रोनॉट ग्रुप देख लीजिए एक बार। कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। चलिए देख लेते हैं इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन को। ये जून 2023 में ये शुरू हुआ है। जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की आधिकारिक यात्रा थी उसके दौरान ये शुरू हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस से। तो आईएसएस के लिए इसरो नासा के जॉइंट मिशन की ये घोषणा की गई थी। कब की गई थी? जून 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे बीएसएफ का महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया है? आपको पता है हाल ही में बीएसएफ के जो वर्तमान डीजी थे नितिन अग्रवाल, उनको हटा दिया गया है और अभी जो एसएसबी के डीजी हैं हमारे, उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। इनको बीएसएफ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, ठीक है। एक डीजी, एक से ज्यादा फोर्स के डीजी मतलब एडिशनल रह सकते हैं। परमानेंट तो एक फोर्स के रहेंगे परंतु वो दूसरे फोर्स का एडिशनल चार्ज ले सकते हैं। तो अभी वर्तमान में जो बीएसएफ के डीजी थे जो नितिन अग्रवाल हैं, इन्हें हटाया गया है और जो बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें ये चार्ज दे दिया गया है। अच्छा तो देखिए जो बीएसएफ की विशेष महानिदेशक थी वाईबी खुरानिया, इनको पद से इन दोनों को हटाया है और इसका कारण क्या है? देखिए इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा है कि एक तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखिए जो बीएसएफ है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कहाँ का? बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इस समय इतनी ज्यादा घुसपैठ हो रही थी क्योंकि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो वहां के हालातों को देखते हुए यहाँ जो है ये जो वहां घुसपैठ हो रही थी भारत में, ये उसको रोकने में सक्सेस नहीं हुए, जिस कारण केंद्र सरकार ने बीएसएफ के डीजी को हटा दिया है, ठीक है। और बीएसएफ के न केवल डीजी बल्कि स्पेशल डीजी को भी, ठीक है। डीजी और स्पेशल डीजी दो थे जिनका नाम, स्पेशल डीजी है वाईबी खुरानिया। इन दोनों को इनके पद से यहाँ से हटा दिया गया है और इनके इनके कैडर में वापस भेज दिया गया है, ठीक है। और किसको चार्ज दिया गया है? अब एडिशनल डीजी का चार्ज दे दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी को, जो अभी एसएसबी के डीजी हैं। वैसे ये जो डीजी थे बीएसएफ के, इनको जो नियुक्त किया गया था, इनका कार्यकाल वैसे तो 2026 तक था, यानी कि अगले 2 साल तक इन्हें और डीजी बने रहना था। परंतु घुसपैठ की जो घटनाएं थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि जो बीएसएफ के डीजी हैं वो ये घुसपैठ रोकने में कामयाब नहीं है और इन्होंने इनके काडर में वापस भेज दिया, ठीक है। चलिए अब क्या है, आप बीएसएफ को जानते ही हैं, ये एक भारतीय सीमा यानी क्या कहते हैं, भारतीय एक सशस्त्र पुलिस बल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं के लिए ये सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 को। अभी जो एडिशनल डीजी हैं, जो मतलब तो वो तो हैं आपके दलजीत सिंह चौधरी। देखते हैं वर्तमान में अब बीएसएफ के डीजी कौन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है
वो हैं 8 परियोजनाएं वो हैं जिन्हें मंजूरी मिली है। ठीक है, इन्हें ये मंजूरी कब मिली है? 2 अगस्त को इन्हें ये मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इनकी जो कुल लंबाई होगी, ये लंबाई है 936 किलोमीटर, जिसमें 50,600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारतीय परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाना। आपको पता है, हम पहले की तुलना में अब सड़क और परिवहन के मामले में बहुत मजबूत हो चुके हैं, परंतु इसको और मजबूत बनाने के लिए सरकार इसमें निरंतर कार्यरत है। तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं हमारे नितिन गडकरी जी, और इनका जो कार्य है वो बहुत सराहनीय है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति का वार्ता का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? ठीक है, कहाँ हुआ है ये आयोजन? तो देखिए, मुंबई, बताइए ये कहाँ किया गया है? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या नई दिल्ली? तो देखिए, ये आयोजन किया गया है आपका नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया है वो हमारे रक्षा सचिव जो हैं श्री गिरधर अराम ने, इन्होंने हिस्सा लिया है। और वियतनाम से जो उप रक्षा के उप मंत्री हैं, इन्होंने हिस्सा लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं ये हुआंग जुआन चीन, इन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है ये आयोजित किया गया आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कहा? ये आपका भोपाल में आयोजित किया गया है। किसने ये आयोजित किया है? ये आयोजित किया है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और बात आती है AMPRI यानी कि एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के द्वारा ये आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? थीम रही है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या रहा है। देखिए, आपको पता है हमारी जितनी भी रिसर्च होती है वो सब इंग्लिश में होती है, तो इनका जो तात्पर्य है, इनका जो उद्देश्य है वो है शोधकर्ताओं को हिंदी में काम करवाना, हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करना और चर्चा करने का अवसर प्रदान करना, बढ़ावा देना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। इनका उद्देश्य है साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जिससे उसमें और ज्यादा अच्छे से जो विकास की क्षमताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। तो हिंदी भाषा के माध्यम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? प्रथम, द्वितीय, फिफ्थ या आठवीं? बताइए कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 8वीं। तो देखिए, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2023 में कृषि निर्यात जो है 2022 के अनुसार हमारा घट गया है। 2022 में हमारा $55 बिलियन दिखाया गया था, परंतु अब है हमारा $51 बिलियन। तो इन्होंने कहा है भारत की जो रैंक है वो घट गई है और भारत अब 8वें स्थान पर आ गया है। ये कहती है रिपोर्ट कि भारत में जो कृषि उत्पादों में गिरावट आई है उसका कारण है रशिया और यूक्रेन का युद्ध और लाल सागर संकट। रिपोर्ट के अनुसार $836 की जो कीमत की कृषि उपज है उसके साथ पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्राजील है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है यानी ADB है, उसने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ADB जो है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, नई दिल्ली, जकार्ता या ढाका? तो ये बताइए, ये हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये हेडक्वार्टर आपका स्थित है मनीला में। तो देखिए, ADB जो है इसने भारत में ठोस अपशिष्ट के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, और इसके द्वारा देश के 8 राज्यों के जो 100 शहर हैं उनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार किया जाएगा। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1966 में। ये एक क्षेत्रीय बैंक है जो जिसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस में ये हेडक्वार्टर है, और अब इसके अध्यक्ष हैं मासात्सु अस्कावा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के नए MD कौन बने हैं? तो NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के जो MD बने हैं
ये बने हैं आपके संजय शुक्ला। ठीक है, तो संजय शुक्ला इसके एमडी बने हैं और संजय शुक्ला को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? सरदा कुमार होता के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी ओवरऑल जो रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी। स्थापना हुई थी इसकी 1988 में और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और रूस के मध्य हुआ जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है, इसका नाम है एमपीएक्स, में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? तो देखिए जहाज तवर, ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जहाज भारत, जहाज इंडिया या जहाज दिल्ली? तो ये है जहाज तबर। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी कवर किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस में भारत और रूस के मध्य ये एमपीएक्स जो एक्सरसाइज हुई है, इसमें क्या है, जहाज तबर ने रशियन नेवी का जहाज है सोब्राजीटेल ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य जो सुरक्षा है उसको बढ़ाना। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश घोषित किए हैं? तो इनके लिए एक बैगलेस डे घोषित किया गया है। बैगलेस डे का मतलब है इस दिन बच्चे बिना बैग लिए स्कूल जाएंगे और उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिसमें, अब देखिए एक्टिविटीज का मतलब है, चलिए मैं इसमें आगे बताती हूँ। ये किसने घोषित किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किसके तहत, किस पॉलिसी के तहत? तो आपको पता है जो हमारी एनईपी है, जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके तहत ये घोषित किया गया है 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें बैगलेस दिनों के दौरान छात्र 10 दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लेंगे। 10 दिन तक बच्चों को एक बैगलेस जो अवधि है वो पीरियड जो है करवाया जाएगा। उसमें क्या होगा, बच्चे कारपेंटर का काम सीखेंगे, बच्चे गार्डनर का काम सीखेंगे। गार्डनर का मतलब है बच्चे प्लांटेशन करना सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे प्लांट कैसे लगाते हैं, एक प्लांट कैसे ग्रो करता है, ये काम सीखेंगे। कुम्हार का मतलब है जो मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी की क्या वैल्यू है, ये सब वो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, कुर्सी यानी माफ कीजिए, जैसे बढ़ई जो काम करता है लकड़ी से, जैसे जैसे बढ़ई इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना देता है सब कुछ, ये सब ये बच्चे सीखेंगे। उद्देश्य क्या है? अवलोकन आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। इससे बच्चे एनालाइज करेंगे, इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए जो बहुत बड़े और बहुत डेवलप शहर हैं, विश्व के जो विकसित देश हैं, उनमें यही होता है। तो ये जो पद्धति है ये वहां से ली गई है और ये बहुत अच्छी पहल है बच्चों के लिए। तो चलिए गाइस आज की क्लास में इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए ये देखिए, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।